काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। काशी कला कस्तूरी का आज का स्पेशल प्रोग्राम है इसी का नाम। हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारी मेहमान हैं बनारस की मशहूर समाज सेविका, सोशल एक्टिविस्ट रश्मि अग्रवाल जी। रश्मि अग्रवाल जी हमारे इस संस्था में काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी। और काशी कला केंद्र से जुड़ के और इस पेज पे मुझे इनवाइट करके ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने इस पेज पे मुझे इनवाइट किया और मैं इससे जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और खास करके आपका शबनम जी, जो आपने मुझे लाइव लाया और मुझे अपनी बात दर्शकों तक रखने का एक सुनहरा मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रश्मि जी, हमारा मकसद है, काशी कला कस्तूरी का जो एक मकसद है वो ये कि हम समाज के गरीब, मजबूर, बेवा, बेकस जो परेशान हाल हैं, हम उनके लिए हम लोगों के हाथ उठें, उनके मदद के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो आज काशी कला कस्तूरी पर आपको हमारा लाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप जो भी चीजें अपनी हमारे इस फेसबुक के माध्यम से बताएंगी, इस काशी कला कस्तूरी के फेसबुक पेज पर जो भी चीजें बताएंगी और हमारे दर्शक जो सुनेंगे, तो यकीनन उससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत मिलेगा और आगे कुछ करने का हौसला मिलेगा कि नहीं, जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, जो परेशान हाल हैं, उनके लिए हमको कुछ करना है। तो ऐसे लोगों की प्रेरणा के लिए आज हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो इसी के तहत आज हम आपसे बातचीत करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को उससे कुछ फायदा मिल सके। और जैसा कि रश्मि जी, मैं जानती हूँ कि आप डिफरेंट फील्ड में आपकी संस्था काम कर रही है, और चाहे वो शादीशुदा लड़कियों के लिए जो संबंध विच्छेद जिनके हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, उनके लिए आप काम कर रही हैं। अभी भी आपने एक गांव भी गोद लिया हुआ है, और वहाँ खासकर इसलिए आपने गोद लिया कि वहाँ लड़कियां ज्यादा है, और लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनको संबल बनाने के लिए आप जो काम कर रही हैं, आप समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो रश्मि जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी बातें आप खुद बताएं ताकि हम लोग अच्छे से सुन सकें। धन्यवाद। कि आपकी कौन सी संस्था है, क्या है, किस तरह से आप लोग वर्क कर रही हैं, उसको हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मेरी संस्था माँ वैष्णो महिला सेवा संस्थान है, जो पूरी तरह से महिलाओं के ऊपर ही काम करती है। जो महिलाएं, खास करके जो पीड़ित महिलाएं होती हैं दहेज से या घरेलू हिंसा से, जिनके पास ये साधन नहीं होता कि वो अपनी बातों को सरकार तक या कानून तक ले जा पाए, और अगर वो ले जाने की कोशिश भी करती हैं तो उनके पास ये साधन नहीं होता और उनकी बातें वहां नहीं सुनी जाती। तो इन महिलाओं का मैं अपनी संस्था के जरिए कोशिश यही करती हूँ कि जैसे अगर कोई डाइवोर्स केस है तो मैं दोनों पक्ष को मिला के कोशिश यही करती हूँ कि उनका आपसी संबंध बना रहे। अगर कुछ उनके बीच अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी अगर है, तो उसको दूर करने की कोशिश करती हूँ। और अभी 2-4 केस मेरे पास आए, जैसे अभी भी हमारे समाज में जो है दहेज प्रथा, जिसको इतना समाज, हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, लेकिन दहेज प्रथा किसी न किसी रूप में आज भी व्याप्त है। तो इस तरह के केस हमारी संस्था में बहुत सारे आते हैं। तो उसको हमारी संस्था अपने तरीके से जो भी होता है, कोशिश मेरी यही रहती है कि दोनों पक्ष मिल जाए। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर उसको जो भी होता है, लड़की का पुनर्विवाह या जो भी उसका हक होता है, उसको दिला के हम लोग उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। जहां तक अपने गांव की बात कही,
तो अभी लॉकडाउन के दरमियान जब मैं जगह जगह, जबकि सारा घर, सारा शहर, सारा देश उस समय लॉकडाउन में था, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं अपनी संस्था की तरफ से लगातार सेवा में लगी थी और उसी मद्देनजर मुझे गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाना हुआ और मैं लोगों की हेल्प भी कर रही थी। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं इनके पास ये अपनी हेल्प कितने दिन तक पहुंचा सकती हूँ और इससे इनका क्या हो पाएगा। मैं एक दिन अगर कुछ पैकेट्स खाने का या कुछ किलो अनाज इनके पास दे पाऊंगी तो उससे इनका दिन नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने जिस गांव को गोद लिया है, मैंने वहां पे ये चीज देखा कि लोगों को जरूरत तो थी, लेकिन आत्मसम्मान देखिए सबके अंदर होता है, तो वो सामान लेने में झिझक बहुत रहे थे। उनका आत्मसम्मान आगे आ रहा था, वो सामान लेने में झिझक रहे थे। और ये बात मुझे अंदर तक लग गई कि बंदे को जरूरत है फिर भी ये ले नहीं रहा है। तो मैंने कोशिश ये की कि उस गांव को मैं ऐसा दे पाऊं कि जिससे उनको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो उस गांव में मैंने क्या किया कि जगह जगह मैंने कैंप लगवाए, जैसे हमारे सरकारी योजनाएं के जो भी कैंप लग रहे हैं, सरकारी सुविधाएं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या लड़कियों की शादी के लिए हो या लघु उद्योग के जो 10,000 मोदी जी की तरफ से अभी लोन अवेलेबल हो रहे हैं, इस तरह के कैंप लगवा के मैंने गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनने की तरफ किया कि आप लोग इस तरह का लोन लेके या इस तरह की सुविधाएं लेके आप आत्मसम्मान के साथ जी सकेंगे। और दूसरी बात क्या थी कि उस गांव में लड़कियों का रेशो बहुत ज्यादा है, तो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना मेरा पहला मकसद था और मैं बना भी रही हूँ। काफी क्लासेस वहां मेरे फ्री चल रहे हैं और लड़कियां उसका लाभ भी उठा रही हैं और आगे भी कोशिश है कि और भी कुछ उनको दे पाऊं। बिल्कुल रश्मि जी, आपकी कोशिश जारी रहेगी और ऊपर वाला आपको बहुत कामयाबी भी देगा, ताकि क्योंकि आप जिस मकसद को लेकर चल रही हैं उसमें ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी और लड़कियां ज़रूर संबल होंगी, उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। रश्मि जी, आपने जैसा कि सबसे पहले हमने डिवोर्स की बात की थी, तो इससे रिलेटेड मैं अभी सबसे पहले तो इसी पर मैं बात करना चाहूंगी कि किस तरह से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और हमको दोनों पक्ष को बुलाकर समझाना है। और जहां तक ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप ये खुद सोचती हैं कि नहीं, थोड़ी बहुत भी अगर गुंजाइश है एक होने की तो उनको पहले एक किया जाए। तो इस तरह के कितने केस आते हैं, किस तरह से आप करती हैं, क्या करती हैं? क्योंकि इसमें तो बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ती होंगी, कभी कभी दूसरा पक्ष नहीं भी आता होगा और किधर किसकी क्या गलती है उसको भी समझना, और फिर ये तो पूरा दिन भर का और कई दिन का ये चक्कर हो जाता होगा। किस तरह से आप करती हैं, क्या? देखिए, ज्यादातर केस या तो मुझे मीडिया वालों के थ्रू पता चलता है, या जैसे मीडिया वालों के पास कोई केस आया है या उनके थ्रू पता चलता है, या कोई भी जानकार है तो वो जानता है कि मैं इस तरह का काम करती हूँ तो वो मुझे जानकारी देता है। तो पहले मैं अलग अलग दोनों पक्ष से मिलती हूँ, अलग अलग जगह दोनों पक्ष से मिलके पहले दोनों की बातों को मैं सुन लेती हूँ कि भाई उसकी क्या मतलब शिकायत है, उनकी क्या शिकायत है, दोनों की अगर ये साथ रहना चाहते हैं कि नहीं, आखिर गुंजाइश क्या है। अगर मुझे जरा सा भी गुंजाइश लगता है, कभी कभी होता क्या है कि गलतफहमियां की वजह से भी परिवार टूट जाते हैं। आपस में वो चाहते सब कुछ है लेकिन कुछ गलतफहमियां होती हैं और आजकल की हमारी जनरेशन ऐसी है कि थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज करना नहीं जानती, तुरंत वो तोड़फोड़ में लग जाती है। तो कोशिश यही रहती है कि दोनों पक्ष को बैठा के कि 2 कदम तुम चलो, 2 कदम वो चले, क्योंकि आपसी सामंजस्य जब तक नहीं होगा तब तक रिश्ता निभाना मुश्किल होता है। तो कोशिश यही रहती है और ईश्वर की कृपा से सिर्फ बनारस में नहीं, ऐसे केसेस मैंने बाहर तक, रायबरेली तक के सॉल्व किए हैं। जो केस डाइवोर्स के 7-7 साल से चल रहे थे और उनका निपटारा नहीं हो पा रहा था, उन केसेस को भी हमने सॉल्व किया है।
तो बस कोशिश यही चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ना सिर्फ बनारस में ही बल्कि बनारस से बाहर भी आप लोग काम कर रहे हैं। और इस तरह से रश्मि जी, जो अभी आपने बताया कि जो कैंप लगा के उनको पैसे मंजूर कराना, सरकार की तरफ से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं या जो योजनाएं आ रही हैं उसके फायदे दिलवाना, तो उसको आप किस तरह से, जैसे कैंप लग गया 10,000 रुपया के का कि अगर मोदी जी की योजना है कि ये गरीबों में जाए, और कुटीर उद्योग और या लघु उद्योग, या जो लघु उद्योग तो खैर बड़ा हो जाएगा कुटीर उद्योगों में ही, तो किस तरह से आप फिर वो पैसा कैसे क्या करती हैं? ताकि देखिए, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपसे सारी जानकारी मिले ताकि हमारे जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी दूसरे तक पहुंचा सके इन सब चीजों को। तो किस तरह से कि वो पैसा वो रिटर्न कर पाते हैं, या आप उनको एक प्रोजेक्ट देती हैं कि आपको इस काम में लगना है और ये पैसा लगाया है, उसके बाद जो बेनिफिट है वो उधर जाएगा, क्या किस तरह से आप करती हैं? जैसे ये 10,000 का लोन उन्हीं लोगों ने उठाया जो पहले से वर्क कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान उनका वर्क खत्म हो गया था। बहुत सारे छोटे उद्यमी थे, कारीगर थे, साड़ी के कारीगर वगैरह, तो उनका रोजगार खत्म हो गया था। तो उनको मैंने दिलवाया 10,000 का लोन। मैंने जाके गांव में फॉर्म भरवाया, उनका बैंक से लोन में वो करवाया, फाइनल करवाया। अब उससे वो क्या कर रहे हैं, अपना छोटा सा रोजगार खोल के, और उसमें 2,500 रुपया उसमें मोदी जी की तरफ से छूट भी है, और 500 रुपया मंथली उनको भरना है। तो वो भर रहे हैं। अभी तक तो जितनों को मैंने दिलवाया है, अभी तक तो उन लोग का बहुत अच्छे से चल रहा है, और वो लोग समय से अपना लोन चुका भी रहे हैं। और आगे अगर चुका लेते हैं तो फिर मैं उससे बड़ा लोन उनको अप्रोच करवाऊंगी, ताकि वो और उससे बड़ा बिजनेस कर सकें। क्योंकि मोदी जी का भी कहना ये है कि अगर आप 10,000 का लोन चुका सकते हैं तो फिर आपको 20,000 का लोन मिलेगा, फिर 50,000 का लोन मिलेगा। तो मुझे भी ये देखना है कि वो किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मेहनत और ईमानदारी। और छोटे लोगों में मैंने ये देखा कि उनके अंदर ईमानदारी बहुत ज्यादा है, कि घर में हो चाहे नहीं हो, लेकिन 500 रुपया वो भरने के लिए पहले से अलग रख लेते हैं। तो अभी तक ये चीज मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है कि मुझे अभी तक कंप्लेन कहीं से नहीं आई कि वो लोन चुकता नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो उनका लोन जा रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है रश्मि जी, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि किस तरह से हमको लोन लेना है। न जाने सरकार की बहुत सी योजनाएं चलती हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, जो मजबूर हैं, हकीकत में जो उस योजना को से लाभान्वित होने वाले लोग हैं, वो नहीं जान पाते कि किस तरह से हमको लेना है। और इसके लिए आप जैसे लोगों का या पढ़े लिखे लोगों का ही पहल करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा रश्मि जी, इसके अलावा क्या किस तरह से औरतों को जो या लड़कियों को किस तरह से आप संबल बना रही हैं, उनको किस तरह की चीजें आप सिखा रही हैं ताकि वो समाज में कम से कम 2 रोटी के लिए किसी की मोहताज न रहें? देखिए, औरतों महिलाओं को मैं ऐसा बिजनेस हुनर सिखा रही हूँ जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट जीरो है। जैसे सिलाई का है, मेहंदी का है, ब्यूटिशियन का है। इसमें इनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है, लेकिन प्रॉफिट बहुत लंबा है। और आजकल की जो हमारे समाज की मांग है, इसमें आधुनिकता की जो मांग है, हर एक इंसान एक छोटी सी भी पार्टी में जाना चाहता है तो तैयार होने के लिए एक ब्यूटिशियन की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम एक मेकअप का अगर हम घर बुला के भी एक छोटे लेवल की भी कोई ब्यूटिशियन है तो 2,000 रुपया हम उसको देते हैं। तो इस तरह उनका हम अपना मटेरियल भी देते हैं प्लस 2,000 रुपया भी देते हैं। तो घर बैठे उनको 2,000 रुपया के, अगर वो मान लीजिए शादी का सीजन है, मेरे पास कहीं से आया कि मेरे परिचित में कहीं शादी है या पड़ी है, वहां मेहंदी के लिए जरूरत है या ब्यूटिशियन की जरूरत है, तो मैं उन लोगों से बोलती हूँ कि आप मेरे लड़कियों को बुलाइए, वो मार्केट से आपको सस्ते में काम देंगी, अच्छा काम देंगी, और सबसे बड़ी बात है कि टाइम से काम देंगी, घर जाकर काम देंगी। क्योंकि आजकल मार्केट में अगर हम मेहंदी की ही सिर्फ एक हल्की सी बात ले लें, कुप्पी लगती है मुश्किल से 20-30 रुपए की, लेकिन दुल्हन की ब्राइडल मेहंदी की कीमत तो वो लोग ले लेते हैं कम से कम 11,000।
तो ये हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो 11,000 रुपया एक मेहंदी का दे सके, लेकिन ये जो लड़कियां हैं ये 2-3 हजार में लगा लेती है, उनको भी प्रॉफिट हो जाता है और जो लगवाता है उसकी भी बचत हो जाती है और उनको भी एक रोजगार मिल जाता है। इसी तरह सिलाई के लिए भी मैंने काफी लड़कियों को ट्रेनिंग दी, जैसे बैग्स वगैरह सिलवाए, उनको खुद मैंने अपने घर में रह के उनको ट्रेनिंग दी और आज वो बुटीक्स में काम कर रही हैं। बुटीक्स में आप समझ ही सकती हैं कि पुराने कपड़ों के भी बैग्स वगैरह काफी बनते हैं और काफी हाई रेंज में बिकते हैं, तो वहां पे वो काम करती हैं, अच्छा खासा अपना महीने मतलब दिन का कम से कम 500 रुपए वो निकाल ले रही हैं। तो इसी तरह की मेरी कोशिश है कि उनका इन्वेस्टमेंट 0% हो और उनकी आमदनी अच्छी हो। ये बहुत ही अच्छी सोच कि इन्वेस्टमेंट 0% हो और लेकिन आमदनी अच्छी हो, एटलीस्ट उनको 2 जून की रोटी के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। रश्मि जी, ये सब जो आप ट्रेनिंग देती हैं, क्योंकि इसको तो बाकायदा ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है कि आप महीने भर, हफ्ते भर, कहीं 20 दिन, कहीं इस तरह की चीजें बीच बीच में आपको करने की जरूरत पड़ती है। कहाँ, कब और कैसे करती हैं और कैसे ये लोग पहुंचते हैं, किस जगह करती हैं कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके, किस तरह से? देखिए, हमारे संस्था में भी कुछ लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जैसे वो चलाते हैं, जैसे अभी हमने 10 दिन का लोहरा बीर पे ट्रेनिंग चलवाया था उनका ब्यूटिशियन मेहंदी का। तो इस तरह एरिया बाय एरिया जहां डिमांड होती है, जहां देखते हैं कि लड़कियां हमको 20, 30, 40, 50 मिल रही हैं और उनको नीडेड हैं, तो वहां पे मैं 1-2 लोग हमसे जुड़े हैं जो फ्री हेल्प देने के लिए तैयार रहते हैं, कहते हैं मैडम आप अच्छा काम कर रही हैं तो थोड़ी सी हेल्प हम भी कर सकते हैं, तो उनके थ्रू मैं उनको ट्रेनिंग दिलवाती हूँ। गांव में अभी तक जहां मैं ट्रेनिंग दिलवा रही हूँ तो वो तो मुझे शहर से भेजना पड़ रहा है, और गांव में अभी मेरा आत्मनिर्भरता को लेके कराटे की भी ट्रेनिंग चल रही है। जो हमारे एक कोच है धर्मेंद्र यादव जी, वो जाके वीक में एक बार संडे संडे, आज भी ट्रेनिंग थी, संडे संडे 2 घंटा लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं, वहां भी 70 लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं। तो कोशिश यही है कि आज की जो हमारे समाज की मांग है कि खुद को भी सुरक्षित रखना है, इनकम के साथ सुरक्षित रखना, तो इसके लिए भी मैं लड़कियों को तैयार कर रही हूँ कि तुम किसी के आश्रित नहीं हो, अपने आप को कमजोर मत समझो, मैं अबला नहीं हूं, ये वर्ड मुझे लड़कियों के मन से निकालना है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम डरते हैं तो सामने वाला उसका फायदा हमसे उठा लेता है, तो हमको निडर बनना है, अपनी सुरक्षा के लिए भी हम लड़कियों को तैयार कर रहे हैं, उसके लिए भी हमको पूरी तरह से तैयार होना है। तो कोशिश यही है कि हर तरह से, चाहे वो इनकम के लिए, रोजगार के लिए हो या अपनी सुरक्षा के लिए हो, हर तरह से वो तैयार हो, और मैं कर भी रही हूँ। अब देखिए कामयाबी कहाँ तक मिलती है। जब इंसान रास्ता चलता है तो मंजिल जरूर मिलती है, और आप भी जिस रास्ते पर चल निकली हैं उसमें आप अपनी मंजिल जरूर पाइएगा, और यकीनन सब लड़कियां संबल होंगी। समाज में जो लड़कियों के प्रति एक जो सोच है कि नहीं ना पढ़ाने की या यूं ही उनको इसी तरह छोड़ देने की, उन ऐसी लड़कियों को आप सामने ला रही हैं और उनको इस तरह की चीजें सिखा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये शहर में भी आपने जैसा बताया कि क्योंकि शहर में भी बहुत जैसे स्लम्स एरिया के औरतें हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं छोटी, वो लोग हैं, या और भी पुअर, ऐसा नहीं है कि शहरों में सब बहुत अमीर उमरा ही रहते हैं, तो वहां के लिए भी आप क्या करती हैं, किस तरह से आप कैंप लगाती हैं, किस जगह पे लगाती हैं कि जिससे लोगों को फायदा मिल सके? जो सुनने वाले लोग हैं, अगर उनके आसपास जो काम करने वालियां आती हैं या कुछ इस तरह के लोग आते हैं तो उनको वो बता सकें। इसलिए मैं हर तरह से आपसे पूछना चाहूंगी कि जिससे किसी को फायदा मिल सके। देखिए शबनम जी, जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट कैंप शुरू किया था, मैं अपने मोहल्ले के स्लम बस्ती से शुरू किया, और जब मैंने उसको एफबी पे डाला तो लोगों की डिमांड आने लगी कि मैडम मेरी तरफ भी नीड है, मेरी तरफ भी लगवाइए। तो लगभग मैंने 12 जगह कैंप लगवाया, और हर जगह मैंने लोगों को पूरी फैसिलिटी दी, मैं खुद जाके वहां मौजूद रही,
सुबह से शाम तक मैं खुद मौजूद रही। मेरे टीम के 1-2 मेंबर भी अगर मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ तो उन्होंने मुझे मेरा सहयोग किया और वो मौजूद रहे। तो जहां से भी मांग होती है कि यहाँ पे नीड है, यहाँ पे लोगों तक ये सुविधाएं सरकारी नहीं पहुंच पा रही हैं, तो हाँ मैं अपना कैंप लगवा देती हूँ। और अभी तक लगभग मेरा 11-12 जगह कैंप मैंने लगवाया था, ये सरकारी योजनाओं का जो भी था। खास करके इस समय जो लड़कियों की शादी के लिए फॉर्म भरा रहे थे कि उसमें उनको कुछ शादी के लिए मिलेंगे, शिक्षा के लिए मिलेंगे और चिकित्सा के लिए, जो हर एक इंसान की आज की जरूरत है। तो इसके लिए मैंने खास करके फॉर्म भरवाए थे। और गांव में मैंने 1-2 गांव में भी भरवाए थे, जैसे मैंने बुल्लनपुर में भरवाया या सधवा में भरवाया। तो जहां भी जिसकी भी नीड रही, जिसने मुझे फेसबुक के जरिए या मेरा नंबर जिसको भी जैसे था उसने मांग की, तो मैं वहां पे लगवा, क्योंकि पूरे बनारस में तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ जहां भी जिसकी मांग थी वहां पे मैंने वो करवाया। और आगे भी अगर कहीं से ऐसी मांग आती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वहां भी उस चीज को मैं पहुंचा पाऊं। रश्मि जी, बहुत सी लड़कियां अभी भी समाज में स्कूल नहीं पहुंच पाई हैं, उनके लिए क्या करती हैं? ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे बच्चियों के लिए, या जिनके घर वाले भेजना ही नहीं चाहते हों उनके लिए, या जो गरीब हैं और वो भेजना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास ये आसाइश नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करती हैं? देखिए शबनम जी, जब मैं भी किसी स्लम बस्ती में या कहीं भी इस तरह के मेरा जो भी प्रोग्राम होता है, मैं हमेशा गरीब तबके में ही करती हूँ, ताकि मैं प्रोग्राम के साथ साथ उनको अवेयरनेस भी कर सकूं। तो मेरी वैसे जहां तक मुझे लगता है कि अब ये सोच काफी बदल चुकी है, लोग लड़कियों को पढ़ा रहे हैं और अब तो सरकारी स्कूल हर एरिया में है और काफी अच्छा रिस्पांस भी है। तो मैं उन लोगों को बताती हूँ जिस एरिया में है, मैं उस एरिया के स्कूल का पता लगाती हूँ, नंबर देती हूँ, प्रिंसिपल का नंबर लेती हूँ और बोलती हूँ कि आप वहां जाओ, आप चलो, मैं आपके साथ चल रही हूँ, मैं आपके बच्चे का वहां एडमिशन करवाऊंगी, क्योंकि वहां कोई भी फीस नहीं लगता है। अगर फिर भी 150 की जरूरत है तो मैं देने को तैयार हूँ। बस आपको करना इतना है कि आपको अपने बच्चे को सुबह तैयार होके स्कूल भेजना है, क्योंकि आप सरकारी सुविधाओं में आपको ड्रेस है, कॉपी है, किताब है, जूता है, मोजा है, हर कुछ अवेलेबल हो रहा है, साथ में दोपहर का उनको खाना भी मिल रहा है, तो फिर पैसा कहाँ देना है उनको। तो इस चीज के लिए थोड़ी उन लोगों में जागरूकता की कमी है अभी, लेकिन पहले के अनुसार मुझे लगता है कि काफी वो भी जागरूक हो गई हैं, अब बच्चियों को पढ़ा रही हैं। हाँ, कुछ जगह मैं देख रही हूँ कि अभी भी भीख मांगने की प्रथा बहुत ज्यादा है, लोग पढ़ाने से ज्यादा स्कूल में नाम तो लिखवा देते हैं। मैंने 1-2 लड़कियों को देखा स्कूल में नाम लिखवा दिए कि इसलिए कि सिर्फ वहां से फ्री का हमें खाना मिल गया और ड्रेस मिल गया और जो भी फैसिलिटी मिल गई, बाकी उनको वो गुब्बारे बिकवा रहे हैं या भीख मंगवा रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको वो प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो इस चीज पे भी मैं काम कर रही हूँ कि मतलब ऐसा मत करिए, लड़कियों की जिंदगी मत बर्बाद करिए, क्योंकि गुब्बारे बेचते बेचते वो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, 10 साल, 14 साल, 15 साल की, तो उनके साथ कभी भी कुछ गलत भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तो कुछ दिन पहले यहाँ लक्सा पे ही मुझे एक फैमिली से इसी बात पे बहस हो गई, और काफी बड़ी लड़की थी, 15-16 साल की। मैंने उससे बोला, फटे हुए कपड़े पहन के भीख मांगने का कार्य कर रही थी, मैंने उससे बोला, बेटा तुम भीख क्यों मांग रही हो, पढ़ो लिखो, मेरे घर चलो, मैं तुमको अच्छे से अच्छा लाइफ दूंगी अगर तुम्हें रहने की जगह नहीं हो। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो पूरी टीम वहां पे काम कर रही थी, उसकी दादी, माँ, फादर, मतलब जितनी फैमिली के थे, उसने एक आवाज दी, न जाने कहां कहां से लोग निकल के चले आए और सब मेरे ऊपर हावी हो गए कि आपको नहीं देना है भीख, आप मत दो, लेकिन आप मेरी लड़की के साथ गलत क्यों कर रहे हो। उल्टा वो मेरे ऊपर हावी हो गए कि ये मैडम मेरी लड़की के साथ गलत कर रही है, फुसला के ले जा रही है। तो इस तरह की सिचुएशन का भी सामना हम लोगों को कभी कभी करना पड़ जाता है कि सही होते हुए भी हम गलत उनके सामने साबित हो जाते हैं, और फिर वो पूरी फैमिली बैठी, मतलब ऑटो को, पूरा ऑटो बुक किया और कैंट के लिए चलो, कैंट लेके वो चले गए। मैं देखती रह गई
कि मतलब क्या इन लोगों की थिंकिंग है, बच्चे को पढ़ाना नहीं और जानबूझ के फटे कपड़े आप खुद अंग प्रदर्शन करवा रहे हो। बड़ी लड़की है तो उसका गलत संदेश जाता है समाज को। तो भीख मांगने में लोग शायद ज्यादा उनको मिल रहा है या क्या बात है, लेकिन इस पे भी एक दो संस्थाएं और काम कर रही हैं इस पे, और मेरा भी फोकस है इस पे और ध्यान दे रही हूँ, देखती हूँ इस पे क्या कर पा रही हूँ। हाँ रश्मि जी, मेरा भी इसी तरफ मेरा ध्यान एक बार गया। मैं ये सोच रही थी कि सभी हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जो भीख मांगने वाले लोग हैं और खासकर छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, मर्द और लड़कों से ज्यादा छोटी बच्चियां और लड़की औरतें ज्यादा दिख रही हैं। तो अगर इस तरफ हम लोग कुछ काम कर सकें तो समाज के लिए, लोगों के लिए, और जो खराबियां जो पैदा हो रही हैं इन सब चीजों, और वो रात 11 बजे तक मैंने देखा कि वो लोग गुब्बारे बेच रही हैं, भीख मांग रही हैं। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हादसात हो सकते हैं। फिर उतनी रात में जो भी उनका घर होगा, कहीं तो होगा उनका वो उधर लौटना तो आसान चीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें पहल करना और उनको समझाना हर तरह से, यकीनन ऐसे रास्तों पे पत्थर भी पड़ते हैं और कांटों का ताज तो है ही इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ अगर कर सके हम लोग तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यह जल्दी वो लोग समझेंगे नहीं। उसके लिए तो बहुत मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। जैसे कि आपने बताया कि देखिए, आप ही के ऊपर एक हमला कर देना कि भाई आप मेरे बच्चों को बहला रही, फुस रहा है, क्योंकि उनकी एक पूरी टीम है, पूरा गैंग है। तो सबसे पहली बात कि अब देखिए बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं कि उनको भीख नहीं देते हैं। काफी लोगों को मैंने देखा, जैसे मैं ही देती थी, अब मैं बिल्कुल नहीं देती। मैं कहती हूँ कि चलोगे आप, काम करोगी, अगर काम करना है तो ठीक है, मैं ले चल रही हूँ, चलो हम लोग काम करते हैं, किसी जगह मैं तुम्हें लगा दूंगी, कुछ भी सिखा दूंगी। लेकिन वो उसके लिए नहीं तैयार होते हैं। तो धीरे धीरे मैं ये अपने काशी कला कस्तूरी के फेसबुक पेज से मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना भी चाहती हूँ कि आप किसी भी हाल में पैसे मत दीजिए, क्योंकि पैसे कुछ तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो उनके हस्बैंड लोग क्या करते हैं, उनके पति लेकर शराब पी लेते हैं, फिर वो गलत तरफ चले जा रहे हैं, उन्हीं पैसों से सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी उनको पैसा ना दे। अगर है तो ठीक है, मार्केट में ही वो लोग भीख मांग रहे हैं तो ठीक है, हम तुम्हें कुछ खिला देते हैं, तुमको भूख लगी है हम खिला दे रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे वो देखेंगे कि हमको अब पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कोई काम में जरूर लगेंगी वो। तो ये भी इस तरह से भी करना जरूरी है और उनके लिए कुछ काम भी करना, क्योंकि मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऐसे भीख मांगने वाले लोगों के लिए मैं जरूर कुछ करूं, जिससे कुछ बेहतर हो सके, समाज का अपना एक आईना बदल सके। रश्मि जी, एक चीज और, कि जैसे आपने बताया कि आप देहात में, गांव में पहुंचती हैं और गांव में पहुंचकर इस तरह से चीजें कर रही हैं, कराटे भी आप सिखा रही हैं, कराटे की ट्रेनिंग भी दिलवा रही हैं, लेकिन क्या उनके घर के जो जेंट्स पर्सन होंगे वो अपने बच्चों को जल्दी तैयार हुए होंगे? उसके लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, क्योंकि कराटे उनको लगता होगा नहीं ये तो लड़कों वाली चीज है, कोई जेंट्स आके सिखाएगा, और नहीं मेरी लड़कियां इस तरह से हाथ पैर नहीं फेंकेंगी, बहुत सी चीजें होती हैं। तो एक बार आप उस पर बताइए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि वो भी गांव में, और लड़कियों को सिखाना और इस चीज के लिए तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम था। इसके लिए मुझे गांव में 3-4 बार जाना पड़ा और उन लोग के बैठ के मुझे समझाना पड़ा कि आप ये भूल जाइए, ये भाई है इनका, कुछ भी नहीं होगा। मैं पूरी तरह से लिखित गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपकी किसी भी बेटी के साथ कुछ होता है तो आप डायरेक्ट मेरा हाथ पकड़िएगा, मैं तैयार हूँ। आप मेरा फोन नंबर आपके पास है, आप मेरा एड्रेस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मैं किसी ऐसे वैसे इंसान को नहीं भेज रही हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट और एक रिस्पेक्टेड इंसान के आपके पास भेज रही हूँ। तो मुश्किल तो बहुत आई, बहुत मुश्किल से तैयार हुए। 1-2 बार उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ भेज दिया कि मतलब देखिए ये कैसे सिखाते हैं, कहीं लड़कियों को टच तो नहीं करते हैं, या मतलब जैसे उनकी जो थिंकिंग थी। 1-2 क्लासेस में उन्होंने बड़ी लड़कियों को हटा दिया था, नहीं आगे किया। लेकिन फिर मैं फोन से उनसे जुड़ी रहती हूँ, मैं गांव तो रोज जाना संभव नहीं हो पाता,
लेकिन एक दिन छोड़ के मेरा फोन से बात हो जाता है उन लोगों से, मैं हमेशा उनको अवेयरनेस करती रहती। फिर मैंने उनको समझाया कि भैया कहिए तो मैं आके घर छोड़ के मैं 2 घंटा वहां बैठ जाऊं और मेरे सामने आप ट्रेनिंग दिलवाइए, ये आपके लिए ही, बहन बेटी के लिए जरूरी है। आप कितने वक्त आप काम पे निकल जाते हो, गांव में ही अगर कोई लड़का आपकी बहन या बेटी पे अटैक करता है तो आप कहां से उसकी रक्षा कर पाओगे, तब आप क्या करेंगे। बहुत मुश्किल था समझाना, लेकिन फिर उन्होंने मेरी बात का मान रखा। क्योंकि मैं काम कर रही थी तो वो मेरे काम से संतुष्ट थे कि नहीं मैडम आ रही हैं तो काम कर रही हैं, हम लोग के भले के लिए कर रही हैं। तो फिर तैयार हुए और अब सारी लड़कियां, सच बोले ना 70 लड़कियां अब वो ट्रेनिंग ले रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है उस गांव के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ ये सबसे बड़ी खुशी हुई कि उस गांव में जागरूकता आ रही है, लोग अवेयरनेस हो रहे हैं कि उनको भी इस चीज की जरूरत है और उनको भी अब डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो अब उनको भी सीखना है, हर चीज पे उनका भी अधिकार है, हर आदमी गलत नहीं होता और ना हर वक्त वो अपनी बेटी या बहन की रक्षा कर सकते हैं। तो ये चीज गांव में भी समझ रहे हैं। सही, आपने उनको मंत्र दिया कि डर के आगे जीत है, तभी वो अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को भेज पा रहे हैं। वरना ये भी चीज आसान नहीं है कि इतने हर परिवार, हर फैमिली अपनी लड़कियों को भेजे। अच्छे फैमिली भी जल्दी नहीं भेजना चाहती कि नहीं ये सब चीजें नहीं करना है ये वो, तो फिर गांव में तो और भी बहुत मुश्किल है। तो किस तरह से, और बताइए, आपने बहुत अहम काम आपने किया है आज के वक्त में कि 70 लड़कियां सीख रही हैं। ये हाँ। बहुत बड़ा नंबर है ये। रश्मि जी, शायद आपकी संस्था को, जैसा कि मैं जानती हूँ कि वो गरीब बच्चों की शादी कराना, कुछ इस तरह की भी चीजें करती हैं। किस तरह से करते हैं, किस तरह से शादी का के लिए वो तैयार होते हैं, या कुछ लड़कों को भी आप तैयार कुछ इस तरह से करती हैं जो बिना दहेज के और इस तरह से शादियां सामूहिक रूप से की जाएं, उसमें क्या आपका रोल होता है? अभी तो सामूहिक रूप से शादी का मेरे संस्था की तरफ से कोई नहीं हो पाया है, लेकिन अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारी संस्था जैसे शादी करती है, हम लोग आपस में ही मिलके जो भी उनकी जरूरत होती है हम लोग आपस में ही मिलके कर लेते। लेकिन अब हमारी संस्था की कोशिश ये हो रही है, अभी जैसे हम लोगों ने एक शादी करवाई एक कैंसर पीड़ित लड़की की, उसके फादर भी कैंसर पीड़ित थे, अब वो लड़की खुद कैंसर पीड़ित थी। और यहाँ पे लहरतारा पे जो कैंसर हॉस्पिटल है वहां पे उसका इलाज हुआ, पूरे उसके मुंह में दांत में कैंसर था। जब वो कैंसर मुक्त हुई तो उसका शादी करवाया गया। लेकिन अब मेरी संस्था की तरफ से, ये देखो क्या हुआ, अब मेरी संस्था की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि सामूहिक विवाह करवाया जाए। और सामूहिक विवाह के साथ साथ कोशिश ये है कि पुनर्विवाह पे हमारा जोर अब जा रहा है। क्योंकि पुनर्विवाह हो क्या रहा है कि आजकल बहुत छोटी छोटी एज में लड़कियां विडो हो जा रही हैं या किसी कारणवश उनका डाइवोर्स हो जा रहा है, तो उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें या और नॉर्मल लोगों को। तो मेरी कोशिश यही है कि अब पुनर्विवाह पे जोर दिया जाए, उन लड़के लड़कियों को एक किया जाए जो जिनकी शादी टूट गई है या जिनके साथी छोड़ के चले जा चुके हैं, उनको भी एक साथी की जरूरत है। तो इस पे कोशिश मेरी जारी है। और अभी जैसा 8 मार्च को मेरी संस्था की तरफ से एक सम्मान समारोह भी हो रहा है, तो उसमें भी मेरी संस्था का जो सम्मान समारोह हो रहा है उसमें उद्देश्य यही रहता है कि मैं उन लोगों को सम्मान दूं जिनको आज तक सम्मान नहीं मिला, लेकिन हुनर है लेकिन पहचान नहीं है। और साथ में मैं 11 विधवाओं को भी सम्मान दे रही हूँ। इस 11 विधवाओं को सम्मान देने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इनको भी सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है। क्योंकि गांव में मैं गई तो मैं देखती हूँ आज भी कि बहुत सारी विधवाएं आती हैं तो उनको अच्छे कामों में आगे नहीं आने दिया जाता है कि ये अछूत है, ये विधवा है, ये शादी का फंक्शन चल रहा है या सुहागन का है तो इनको किनारे कर दो। तो ये सब चीजें मुझे बहुत मतलब फील होता है कि सिर्फ लड़कियों के साथ, अगर आपको करना है तो फिर लड़कों के साथ भी करो ना। लड़के भी तो भाई, उनकी पत्नी जाती है तो वो भी तो विधवा हुए, तो उनके साथ पक्षपात नहीं होता, सिर्फ लड़कियों में ही छूत क्यों है।
या तो आप भेद कर रहे हैं तो दोनों में कीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका पति मर गया या उसका पति उसको छोड़ के चला गया, तो इसमें उस लड़की की क्या गलती है। तो कोशिश यही है कि इन विधवाओं को भी सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए, और ये मेरी मांग भी रहेगी। और ये मैंने ट्वीट भी किया है अपने सांसद और मोदी जी को भी, कि इस चीज पे विचार किया जाए कि ये जैसे मोदी जी ने विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया, कि आप उनको विकलांग मत बोलिए, दिव्यांग बोलिए, वैसे विधवाओं को भी विधवा नाम हटा के कुछ दे। उनको क्यों इस तरह का, मतलब बहुत कलंकित ये नाम लगता है कि ये विधवा है। तो ये चीज मुझे बहुत चुभती है, क्योंकि कोई मर्द को तो नहीं बोलता कि ये विधुर है, इसको किनारे करो, ये शुभ काम में नहीं भाग ले सकता। तो ये चीजें मुझे पता नहीं क्यों बहुत दिमाग में बार बार अटैक करती हैं। तो इस चीज पे भी मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सामूहिक विवाह ही करूं और उन्हीं लड़के लड़कियों का मिलाप करूं जो विधुर हैं या विधवा हैं, और वो साथ जिंदगी गुजार सकते हैं तो बेहतर जिंदगी गुजार पाएंगे। कोशिश है आप लोगों का सहयोग, और इसमें मैं फेसबुक के जरिए लोगों से बोलूंगी भी कि अगर इस मामले में कोई मेरा सहयोग करना चाहे, मेरी संस्था से जुड़ना चाहे, इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहे, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा काम है कि किस तरह से विधवा जो है समाज की उपेक्षित जैसे लगता है कि बिल्कुल उपेक्षित हो जाती है, और किसी भी जो शगन के जितने भी काम होते हैं, जितने भी जैसा कि आपने बताया कि शादी ब्याह से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, जितने संस्कार होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उसमें बिल्कुल भी उनको नहीं अवॉइड किया जाता है कि वो इस जगह ना रहें, और वो खुद भी डरी सहमी और अपने को समेटे हुए कि कहीं मेरे कुछ अनहोनी हो गई तो मेरे ऊपर कोई चीज ना आए, तो वो भी एकदम अपने को समेटे हुए रहती हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि जो समाज आज साइंस के दौर में जी रहा है, जो टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहा है, जो और आज वो अभी भी इस तरह की चीजों में पड़ा हुआ है, तो बहुत तकलीफ की ये बात है। इनके लिए जरूर हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, और हमको पहली बात ये कि हम अपने घर के से ही चीजें शुरू करें। ये सब चीजें ऐसी हैं कि हमें अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हर घर की ये कहानी होती है, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा घर हो और अनपढ़ घर हो, या गांव का हो, शहर का हो, कि जरूर अच्छा विधवा है तो लड़कियों का अगर कोई रस्म हो रहा है, शादी की पहली रस्म हो रही है, तो उसमें उनको शामिल नहीं किया जाता है, वो दूर बैठी होती हैं, तो हम उन्हीं से वो रस्म को शुरू करवाएं। अगर हिम्मत है सभी को, तो हम विधवाओं से ही उस रस्म को शुरू करवाएं, और ये रस्म भी तोड़ें कि इनसे कुछ अनहोनी हो सकती है या इनसे कुछ खराब हो सकता है। तो ये सब चीजें हमको अपने घर से भी शुरू करना होगा। तो बहुत ही अहम बातें हुई आपसे, और बहुत ही अहम पहलुओं पर आपने बात की और बताया कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का यही मकसद होता है कि हम समाज के हर तबके के लोग जो जूझ रहे हैं, जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो दिक्कतों से जूझ रहे हैं, जो मजबूर हैं, गरीब हैं, बेवा हैं, बेकस है, बेसहारा हैं, हम उनके लिए सहारा बने, हम उनके लिए थोड़ा सा भी अगर हम उनके लिए कुछ कर पाए, तो तभी हम लोगों की जिंदगी साकार होगी, हमारा जीवन सही मायनों में हम जी सकेंगे। हम ये कह सकेंगे कि वाकई में भगवान ने हमको जो जीवन दिया है उससे मैंने कुछ काम लिया, वरना जिंदा तो सभी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, परिंदे भी रहते हैं। अगर इंसान अल्लाह ने हमको बनाया है तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और यकीनन हमको उस जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है रश्मि जी कि आप इन जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं, क्योंकि मनुष्य होना बहुत अहम बात नहीं है, मनुष्यता लाना बहुत ही अहम बात है। बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल होता है कि अपने अंदर मनुष्यता पैदा करना, और ये सब चीजें इंसानियत पैदा करना, ये बहुत अहम बात होती है। क्योंकि इंसानियत देखिए ये नहीं है कि हम बहुत बड़े ही काम कर सकें, जैसे आप छोटे छोटे कदम उठा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग यही करते हैं कि एक छोटे छोटे कदम, कि हम अपने आसपास पड़ोस को देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं और लोगों को देखते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं कि नहीं, जहां भी जिसको भी जिस तरह से भी फायदा मिल सके उसको मिले। यही हमारी इंसानियत है, यही हमारी मनुष्यता है।
क्योंकि जैसे किसी ने हाल ही ने कहा था, एक शेर है उनका कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना। देखिए शायद ये शेर हम कुछ भूल भी रहे हैं, लेकिन इसी तरह का है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। तो मेहनत की जरूरत तो जरूर पड़ती है, लेकिन कोई चीज नामुमकिन नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमको मनुष्य के साथ साथ मनुष्यता डालकर पैदा किया है। हैवान अपने में हैवानियत ना पैदा करें, हम अपने में जंगलीपन ना आने दें, और कोशिश करें कि हमारा हाथ सबके लिए उठे और सबकी मदद के लिए आगे बढ़े। रश्मि जी, कोई खास मकसद आपका, कोई खास चीज जो आप कर रही हैं, आपको ये लगता हो कि नहीं ये हमारी जिंदगी का बहुत ही ये अहम काम है, या आप जिस तरह से जिस रास्ते पर चली, कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी दिक्कतें आई होंगी, कुछ ऐसी दिक्कतें जो आप उसको कभी भूल ना पाती हो, कुछ ऐसी बातें हो तो आप मुझे बताइए। शबनम जी, ये तो आपने बहुत ही नाजुक सवाल पूछ दिया। इसके लिए तो मैं इतना ही कहूंगी कि ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये मेरी आप बीती थी। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार से बिलोंग करती थी, जहाँ पे लड़की लड़कियों में कोई भी भेद नहीं था, और वहाँ लड़कियों से ज्यादा बहुओं को महत्व दिया जाता था। और चूंकि मेरे फादर आरएसएस में थे, और आपको याद होगा 75 में जब आपातकालीन लगा था, तो मेरे फादर भी 22 मंथ के लिए जेल चले गए थे, क्योंकि वो भी बहुत बड़े पद पे थे और आज वो तामपत्र से सम्मानित भी हैं। तो मुझे गर्व होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैं आई तो थी, देखिए, बहुत ही स्वच्छंद परिवार से, लेकिन ससुराल का जहां तक ये था कि ससुराल में सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ कुछ अलग सा हुआ कि 24 हॉर्स की फ्री नौकरानी मिल गई, और थोड़ा पर्दे वाला ससुराल था। और मतलब वहां पे वो, चूंकि मैं जिस माहौल से आई थी वहां पे बहू बेटियों में, तो वो चीजें मुझे यहाँ नहीं मिली। तो मुझे पता नहीं क्यों, और चूंकि मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करती थी, जैसे मेरा मायका गाजीपुर है, तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि तुम, मतलब लोग बोलते थे कि छोटे शहर की है, देहातन है, और इसका जैसे हर लड़कियों को होता है कि भाई मायके में ये सुनते हैं कि आप ससुराल जाओ, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, और ससुराल में ये होता है कि यहाँ पे आपका कुछ नहीं है। तो मुझे ये चीजें, क्योंकि ये सब चीजें मेरे मायके में नहीं थी, मेरे फादर ने मुझे भाइयों से बढ़ के पाला था। जो चीज भाइयों को नहीं मिलती थी वो मुझे मिलती थी, मैं सिर्फ इशारा करती थी उस सामान को, वो चीज मेरा हो जाता था। तो एक तरह से ये समझिए कि मैं जिद्दी भी बहुत थी। तो इन सब चीजों को मैं थोड़ा यहाँ पे मिस करती थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एकाएक ये बात आया कि मैं कुछ कमाऊं न कमाऊं, चूंकि मेरी शादी हो गई थी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाई थी। उस समय फादर का कुछ तबियत वगैरह खराब हो गया था, तो जिससे मैं इकलौती थी, 4 भाइयों में इकलौती थी। तो पापा ने जल्दी से शादी कर दी कि कहीं मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं बेटी का कन्यादान नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया था। तो वो डर के, तो मैंने भी, उस समय इतना पढ़ाई का महत्व नहीं था, और मैंने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, और जबकि मेरी इच्छा थी कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाऊं और मैं एक मनोचिकित्सक बनूं, ये मेरा एक ड्रीम था, लेकिन नहीं पूरा हो पाया। कोई बात नहीं। तो मुझे ये था कि जब ये सब चीजों को मैं सुनती थी, समाज में लड़कियों को देखती, तो मुझे ये लगा कि मैं कुछ कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन मैं खुद की पहचान जरूर बनाऊंगी। मुझे ना अपने फादर के नाम से जानना है, ना अपने पति के नाम से जानना है, मुझे खुद अपने नाम से अपनी पहचान बनानी है। और आप लोगों के आशीर्वाद से आज छोटी मोटी पहचान बना ली हूँ, लोग मेरे नाम से भी मुझे थोड़ा बहुत जानने लगे हैं। तो मेरी जो मेन इच्छा थी, मेरी खुद की अपने नाम से पहचान बनाना, और इसी कड़ी में मैंने अपनी बेटी को भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया कि नहीं, तुम अपने सेल्फ डिपेंड बनो। और आज वो बनारस की एक मशहूर इंटीरियर डिजाइनर है, और उसकी 1 साल पहले बनारस में ही मैरिज हो गई है, वो खुशहाल परिवार में गई है, खुश है। तो बस यही थी, मेरा मेन मकसद यही था कि खुद की पहचान बनाओ, मुझे अपने नाम से अपनी पहचान बनानी है। और अभी शुरुआत है, अभी उतनी पहचान तो नहीं बन पाई है, लेकिन हाँ शुरुआत है, अच्छी है। मुश्किलें तो
बहुत आती हैं और अभी भी आ रही हैं। जैसे समाज सेवा आदमी कहता है किसी नंगी तलवार पे चलने से कम नहीं है, क्योंकि हर पल आपको कहीं ना कहीं बुराइयों का सामना करना पड़ता है लोगों से, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपका पैर पीछे की तरफ हमेशा खींचते हैं, कभी हाथ नहीं पकड़ते हैं। तो सामना तो अभी भी मुझे करना पड़ता है, लेकिन हाँ ये है कि हारी नहीं हूँ, हारूंगी भी नहीं। लोग मेरे बिखरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जितना लोग मेरे बिखरने का इंतजार करते हैं मैं उतना निखरने की कोशिश कर रही हूँ। बस इतना ही है। ये बहुत अहम बात कि लोग जितना भी बिखरने का इंतजार देख रहे हैं हम उतना ही निखर रहे हैं। और वाकई में जब आप जिन चीजों को आपने झेला और जो चीजें आपके दिमाग में एक कौंधी कि नहीं मुझे अपने नाम से पहचान, मैं अपने नाम से पहचानी जाऊं, वरना लड़कियों के लिए तो ससुराल ससुराल है और मैका मैका है, तो घर कहाँ है, ये तलाश आज भी जारी है। और उसी के तहत ही आपने ये सोचा कि नहीं, ना मैका ना ससुराल, मेरी अपनी पहचान हो, मेरी अपनी जगह हो। और यकीनन हम इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। हम लोग, अल्लाह ने, खुदा ने हम लोगों को अलग अलग सबको पैदा किया है, तो क्यों हम एक दूसरे से पहचाने जाएं। हमारी अपनी भी एक पहचान हो, एक जगह हो, और एक समाज में जो हम कुछ कर सकते हैं, जिस लायक हैं उस लायक हम कुछ समाज को दे सकें। यही हम लोगों का अपना एक मकसद होना चाहिए और उसी मकसद के तहत आप भी आगे बढ़ रही हैं। तो रश्मि जी, ये बहुत अच्छा लगा कि आप आई और आपने अपना कीमती वक्त दिया, और संडे का दिन है। अच्छा, चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसा अभी कहा कि समाज सेवा करना भी तलवार की धार पर चलने से कोई कम नहीं होता, तो उसमें घर मैनेज करना, बाहर को मैनेज करना, इतने ढेर सारे जो डिफरेंट फील्ड में जो आप काम कर रही हैं उसको, और फिर हस्बैंड है, बच्चे हैं, लड़की की आपने शादी किया है, तो जरूर जाहिर सी बात है कि वो समझाना भी होगा, रिश्तेदारी भी है, वहां पे जाना, ये भी करना, वो किस तरह से आप मैनेज करती हैं। और अगर कभी आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को कहीं आपकी जरूरत होती है और कहीं समाज में भी जरूरत है आपकी कि उस वक्त फला जगह आपको पहुंचना है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं, या हस्बैंड का, बच्चों का क्या कोऑपरेशन उस वक्त होता है? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है शबनम जी। और लेकिन इस मामले में मैं इतना कहूंगी कि इस मामले में थोड़ी सी लकी हूँ कि बच्चों का सपोर्ट मुझे पूरा रहता है। बच्चे कहीं भी मुझे रोकते नहीं है और हर तरह से उनका सपोर्ट रहता है। लड़की भी लोकल में ही शादी हुई है, और लेकिन बच्चे मुझे कभी, अगर ऐसी अभी तो ऐसा सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि आया है, लेकिन अगर आता है, कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मेरे बच्ची, फैमिली, देखिए अगर हम समाज में निकले हैं तो बिना फैमिली सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली सपोर्ट रहती है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कभी कभी हस्बैंड का भी सपोर्ट मिल जाता है, किचन में थोड़ा बहुत हाथ वो भी बटा देते हैं, रात हो जाती है तो ऐसा नहीं है, सबका सपोर्ट मिलके ही काम हो रहा है। क्योंकि समाज में अगर हम निकले हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो अगर आ जाते हैं घर तो बच्चे, पति, सबका सपोर्ट है, पूरी तरह से सपोर्ट है। रश्मि जी, वाकई में बिना सपोर्ट के, बिना फैमिली के बहुत मुश्किल होता है। जबकि एक मैरिड लाइफ में अगर आप हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। रश्मि जी, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया और आप आई, और काशी कला कस्तूरी का ये मकसद होता है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाएं जिससे समाज में एक प्रेरणा बन सके, समाज में लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सके, हमारा मकसद। क्योंकि हर के काम करने का अपना अपना अंदाज होता है, हर कोई समाज में अपनी तरह से कुछ ना कुछ देना चाहता है। तो हमारे काशी कला कस्तूरी भी यही चाहता है कि समाज में ऐसे लोगों को भी मैं लेके आऊं जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, लोगों को एक
रास्ता मिल सके कि नहीं हमको भी करना है, ऐसे ही किया जाता है और हम भी करेंगे, क्यों नहीं हम भी, हमारे भी हाथ उठे इस तरह के काम में। तो रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया। तो काशी कला धन्यवाद है कस्तूरी के काशी कला इस कुछ कस्तूरी मंच का, पर आपका, जिसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचाने की, एक प्रेरणा दी ताकि लोग और मतलब कुछ लोग कर सके। जरूरी नहीं है कि आप कोई संस्था ही चलाएं या संस्था के जरिए या पूरा वक्त दे। आप घर में एक बच्चे का भी अगर आप जिंदगी संवार सकते हैं, एक बाय एग्जाम्पल आप अपने घर में काम वाली के ही बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि समाज सेवा जरूरी नहीं है कि हम सड़क पे उतर कर ही करें। बस सोच होनी चाहिए कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है, तो वो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करूंगी, खासकर शबनम जी आपका, और दर्शकों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आप लोग भी समाज में जुड़े हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं, तो कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी कीजिए। मनुष्य जन्म मिला है बहुत मुश्किल से, बहुत कीमती है, तो इसको जाया मत कीजिए, किसी न किसी काम में लगाइए। एक बच्चे का भी भविष्य आप अगर बना सकेंगे तो यकीन मानिए सारी दुनिया की दौलत एक तरफ खुशी दोगी, उस बच्चे की हंसी की जो खुशी आपको मिलेगी वो बहुत बेशकीमती होगी। बस इसी के साथ धन्यवाद शबनम जी, आपका बहुत बहुत आपका आभार। भी बहुत बहुत धन्यवाद, और काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों का को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ बने हुए थे। और इसी के साथ मैं आज आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, आदाब। नमस्कार, धन्यवाद। लीव कर जाइएगा, लीव कर दीजिए, लीव कर दीजिए रश्मि जी, रश्मि जी लीव कर दीजिए।